अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। जी, भारत आए रोज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लानिंग करता रहता है और अब उसकी जो खुफिया एजेंसी रॉ है, वो एलओसी के करीब कुछ मशकूक जो अफ़राद हैं, उनको ला के रखा है। उन्होंने आखिर ये तमाम जो है, क्या सूरत-ए-हाल है, इस पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तज़किया निगार अब्दुल मनान सैफुल्लाह। मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी, पहले भी जो भारत है वो काफ़ी फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर चुका है और अब ये जो एक एलओसी के करीब कुछ जो मशकूक जो हैं अफ़राद रखे गए हैं, आखिर ये क्या सूरत-ए-हाल है? ये सब क्या जो है आखिर ये अफ़राद हैं कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखें, पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ तो उस वक़्त जो हिंदू क़यादत थी उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया दिल से। ये तो उन्होंने मजबूरन पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान बनते साथ ही अगले 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान को जंग में ले जाना, फिर उसकी जो हिस्सा बनता है बरतानवी हिंदुस्तान का वो रोक लेना, फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है वो दिल में रखी हुई थी। और उस वक़्त जो उनके सियासी पंडित थे वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान चंद सालों में गुर्बत की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से बिखर जाएगा, टूट-फूट का शिकार हो जाएगा और फिर दोबारा आके मिन्नताइज़ी करेगा कि हमें जो हिंदुस्तान है उसके साथ शामिल कर लें। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं माज़ी के अंदर तो जो हिंदुस्तान है वो लगातार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साज़िशों में जुटा हुआ है। कभी वो पाकिस्तान को तक़सीम करने की कोशिशें करता है। बंगाल को जो तक़सीम हुआ तो उसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, उनकी प्रॉक्सीज़ का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने वहाँ पे जो झूठी कैम्पेनें थीं वो उन्होंने चलाईं, लोगों के जो मज़ाज हैं उसको बदलने की कोशिश की। फिर आप देखें कि फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से कि जो एक तैयारा है उसकी हाईजैकिंग का उन्होंने एक प्लानिंग की ताकि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई रवाबितें हैं आपस में मशरक़ी पाकिस्तान के, मग़रबी पाकिस्तान के उनको तोड़ा जा सके, फिर उनको तोड़ा गया। इसी तरह आप देखें कि अगर हालिया जो नई तारीख़ है इसके मुताबिक अगर हम बात करें, उड़ी के अंदर इन्होंने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया ताकि वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई का जवाज़ ढूँढ सकें। इसी तरह जो पुलवामा के अंदर उन्होंने अपने ही कोई 50-60 जो फ़ौजी हैं, सीआरपीएफ के अफ़राद हैं, उनको कत्ल करवा दिया। ये 50-60 अफ़राद भारतीय जो खुफिया एजेंसी है उसके लिए अपने कत्ल करवाना कोई बड़े मानी नहीं रखते। वो समझते हैं कि उनके मकासद काफ़ी बड़े हैं। तो ना उड़ी का जो वाक़या हुआ वो बैनुल अक़वामी सतह पे उसको वो कोई साबित कर सके, ना ही जो पुलवामा का हमला हुआ। आप देखें ना, हर तरफ हर कदम पे चप्पे-चप्पे पे आपका फ़ौजी खड़ा है, आपका सीआरपीएफ का बंदा खड़ा है, आपकी पुलिस का बंदा खड़ा है। फिर हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से कोई जो है वो अस्करियत पसंद आके हमला कर सकता है और दुनिया ने लेकिन उनकी दुहाई इस तो वो बात देता को नहीं। रहता है ना? वो यही करता है। वो जब उनकी एक साजिश नाकाम होती है तो ये चूंकि चाणक्य की आइडियोलॉजी है, ये साजिशों पे बेस्ड है, इनकी पूरी हुकूमत जो साजिशों पे बेस्ड है। आप देखें कि जब वो वहाँ से नाकाम होते हैं फिर वो ये करते हैं कि अपनी जो आवाम है उनकी आंखों में धूल जो है झोंकने के लिए वो फिर पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं 2019 में। तो फिर यहाँ से मार उनको खानी पड़ती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया का जो मीडिया है उनको ले जाकर बालाकोट के जंगल दिखाता है जहाँ पे 2-4 दरख्त गिरे थे, 1-2 कौवे मरे थे। तो यानी कि उनके जितने भी जो प्लानिंग थी वो सब नाकाम होती चली गई। और अब उन्होंने ये किया कि पहलगाम का एक इंसिडेंट घड़ा और उन्होंने सोचा कि इस पे हम दुनिया को भी गुमराह कर लेंगे, जो अपनी और आवाम अच्छा है खासा उनको बेइज़्ज़त भी। हुआ है। हाँ, बिल्कुल। आप देखें ना कि दुनिया ने भी बाय नहीं किया। फिर उन्होंने बगैर किसी सबूत के आप यानी कि चंद मिनटों के अंदर आपके मीडिया ने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दिया और फिर आप बगैर कोई सबूत पाकिस्तान को दिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा सॉलिड और ज़बरदस्त था। दुनिया पाकिस्तान के साथ इसलिए खड़ी रही कि पाकिस्तान ने पहले दिन ही ये कहा कि आप हमारे साथ सबूत दें, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ले तो लैल से काम करता रहा क्योंकि उसके पास सबूत होते
तो वो देता। लेकिन वो तो तो फिर अभी तक उन्होंने उससे जल्दबाजी के अंदर जो आज़ाद कश्मीर है और पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने मिसाइल हमले कर दिए, और फिर जो उनके गले की हड्डी बन गया, जो वो एक तरफ जो ये रीजन है, ये खिता है, यहाँ का चौकीदार, यहाँ का थानेदार बनना चाह रहा था, तो फिर उसको वो सारा उल्टा उसके जो है वो उसके गले में पड़ गया। बैन अल-अक़वामी सतह पे हज़ीमत उठाना पड़ गई। वो सारी बैन अल-अक़वामी तंजीमें जहाँ पे भारत का वक़ार हुआ करता था, उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया, बुलाने से इनकार कर दिया, सफारती महाज पे नाकाम हुआ। इवन जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मनीर, उन्होंने जो भारत को सफारती महाज पे नाकामियां दी हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा जो है वो नाकामियां सफारती महाज पे भारत को नहीं मिली, और अस्करी मैदान के अंदर जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की वो भी नहीं मिली। और अब जो है भारत जो उनकी खुफिया एजेंसी है, क्योंकि एजेंसियों का काम ही यही होता है कि वो लगातार मंसूबे बना रहे होते हैं, मंसूबे बुन रहे होते हैं कि जो उनका दुश्मन मुल्क है उसके साथ कैसे निपटे। अब मकबूजा कश्मीर के LOC के साथ जो इलाके हैं वहाँ पे कुछ लोगों को ला के आबाद किया जा रहा है, जिनकी न शक्लें कश्मीरियों से मिलती हैं, न उनका रहन सहन उनके साथ मिलता है, न ज़ुबान मिलती है। वो पश्तो बोलते हैं, वो बलोची बोलते हैं, वो दरी ज़बान बोलते हैं। और कश्मीर के अंदर आजकल रोला है, नौजवान चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जी कि आप ये किन लोगों को यहाँ पे ला के बसा रहे हैं, और वो लोग जंगलों में हैं, उनके कैंप्स हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जा रही है। वहीं उसके करीब जो भारतीय जो फौज के मराकज हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उन पे कोई हाथ नहीं डाला जा रहा। ये भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है ताकि वो फिर एक वो तो बार, ये बात पहले ही कह चुके हैं ना कि हमने दोबारा तो हमला करना ही करना है बिल्कुल वो पाकिस्तान उसके पे। लिए एक जवाजियत घड़ने की कोशिश बल्कि कर जो रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट थी वो भी आ चुकी हुई है, उससे भी ये बात साबित होती है कि अब हमले के लिए वो तैयार है। आप देखें ना 2019 के अंदर जब बालाकोट में उनको मुंह की खानी पड़ी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो करना इलाका है मकबूजा कश्मीर का, वहाँ आके उन्होंने कुछ वीडियोस फिल्माने की कोशिश की कि जिसमें वो बताएं कि उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन के कैंप्स हैं उनको तबाह किया। तो फिर जो आज उनके लोकसभा के मेंबर हैं इंजीनियर रशीद वहाँ से, तो उन्होंने उस वक्त वो पूरे मंसूबे को उड़ा के रख दिया था। उन्होंने बर वक्त इससे पहले कि वो मंसूबा सामने आता, वो उनकी फेक वीडियोस सामने आती, तो उन्होंने कहा जी कि ये देखें, ये भारतीय फोर्सेज जो है फलां इलाके के अंदर रिहर्सल्स कर रही हैं, वहाँ पे जो जेली वहाँ पे दहशतगर्दों को लाया गया है और वहाँ पे उन्हें कत्ल करने के हवाले से इस तरह की फिल्माई जा रही है। तो भारत का मंसूबा नाकाम हो गया। एक बार फिर जो हमारी इंटेलिजेंस है उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने बर वक्त ये मालूमात इकट्ठी की, गैदर की और दुनिया को आश्कार कर दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम आलम को डोजियर दे दिया है जी कि ये भारत प्लानिंग कर रहा है और ये इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है। और आने वाले दिनों के अंदर चूंकि बिहार के अंदर इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो भारत अगर कोई इस तरह का ड्रामा करता है तो पाकिस्तान ने कुछ दुनिया को लोग बता हैं देगी। वो पकड़े भी तो हैं ना पाकिस्तान ने, ये जो भी हुआ था भारत ने जो पाकिस्तान पे हमला किया था उसमें कुछ पकड़े भी गए थे बंदे। बिल्कुल, भारत जो सिचुएशन है वो उसने फिर ये किया कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं उनको उन्होंने जो उनकी टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। हमने देखा कि 2023 के अंदर जो शाहिद लतीफ़ नाम के एक शख्स हैं, उन्हें मस्जिद के बिल्कुल सामने सियालकोट के अंदर जो है वो कत्ल करवा दिया जाता है। और फिर पता चलता है जी उसके अंदर एक भारतीय खुफिया एजेंसी के जो ऑफिसर हैं गणेश कुमार, वो उसके अंदर मुलव्वस हैं। उन्होंने तीसरे मुल्क से बैठकर यहाँ पे जो एक आदमी है उनको कत्ल करवा दिया। फिर इसी तरह जो रावलाकोट के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर एक मोहम्मद रियाज साहब थे, सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। वो जो कातिल था वो भी उनके साथ उसने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद उसने उनको गोली मार के कत्ल कर दिया। और फिर हम इंडियन चैनल्स पे देख रहे हैं कि वो हमें अपडेट कर रहे हैं जी कि कौन सा शख्स कहाँ पे मारा गया है, यानी कि उनकी प्लानिंग्स है। और इसी तरह हमने देखा सिंध के अंदर पिछले दिनों में एक शख्स हैं, उनको उन्होंने कत्ल करवा दिया, वो नेपाल के अंदर बिजनेस करते थे। तो भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगातार जो है टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। और अब हमने देखा जो मस्जिद बिलाल जो मुजफ्फराबाद की शहीद हुई, इसके जो नक्शा है, जो लोकेशन है, वो देने वाला एक शख्स उबैद जहांगीर, उसको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। और उसकी और मज़े की बात यह है उसकी प्लानिंग यहाँ तक नहीं थी, उसने सिर्फ एक मस्जिद को करवा दी। उसको जो फंडिंग हो रही थी वो दुबई के रास्ते से हो रही थी, और इतनी ज़्यादा कोई फंडिंग भी नहीं, 3-4 लाख रुपए के लिए उसने यहाँ पे एक मस्जिद शहीद करवा दी। और अभी जो उसका टारगेट था वो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के
جو رہنما ہیں رضوان حنیف بڑے ایکٹیو آدمی ہیں، سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور آج بھی وہ گلگت بلتستان کے اندر جہاں پہ سیلابی صورتحال آئی ہوئی ہے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ اپنے ہم وطنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اگلا ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ رضوان حنیف تھا، ان کو انہوں نے قتل کرنا تھا۔ اور ہماری جو خفیہ ایجنسی ہیں الحمدللہ ان کی میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی کارکردگی ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا مس ہیپ ہونے سے پہلے اس شخص کو پکڑ بھی لیا، اور ان کا پورا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی پکڑا گیا، اور پھر سندھ کے اندر کراچی کے اندر جو حالیہ دنوں میں 6 افراد کا جو بھارتی نیٹ ورک ہے وہ پکڑا گیا، جس میں ایک سلمان نامی شخص ہے، ایک ارسلان نامی شخص ہے جو باہر ایک خلیج ملک کے اندر کام کر رہے تھے، وہاں سے انہوں نے ادھر سندھ کے اندر کراچی کے اندر ایک 6 افراد پر مشتمل ایک ٹارگٹ کلنگ کا گروپ بنایا ہوا تھا جو بھارتی راج و خفیہ ایجنسی ہے ان کی اما پر لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ اب تو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے لاہور کے اندر بھی ایک دھماکہ ہوا تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا دنوں کے اندر ہماری خفیہ ایجنسیوں نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ تو بھارت جو ہے وہ اس وقت پورے خطے کے اندر جتنی بھی بدامنی ہے اس کے پیچھے بھارت اس کھڑا میں ہے۔ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو خفیہ ایجنسی ہے وہ تو دنیا کی بہترین جو ہے ایجنسیز کے بیچ میں آتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا سلم ہے وہ بھارت میں پایا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو غربت ہے وہ انتہا کی ہے۔ آخر بھارت اپنے ملک میں یہ خطۂ غربت جو ہے اس کو کم کرنے کے بجائے یہ آخر کیوں اس جو ہے پاکستان کے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ دیکھیں عروج، یہ اپنے ملک کو ترقی دینے کی طرف کیوں نہیں جو سوچتا؟ طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا وہ آپ کی عقل کو ختم کر دیتا ہے، اور بھارت اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ اس کی اکانومی بہت مضبوط ہو چکی ہے، اس کی فوج بہت بڑی ہے، اس کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ ہے، 1.5 ارب کی اس کی وہ تو آبادی ہے۔ امریکہ نے دکھا دیا نا، جو اس کے اوپر ٹیرف وہ لگاتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی ان کو یہ وارننگ ہے کہ بھائی باز آ جاؤ، نہیں تو پھر ہم اور ٹیرف دیکھیں لگا دیں گے۔ یہ جو امریکہ ہے وہ ٹیرف اسی طرح نہیں لگا رہا، بلکہ یہ امریکہ کا بغل بچہ تھا، اور جب اسے پاکستان نے ناک آؤٹ کیا، یہاں کی افواج نے، بحری بری اور فضائیہ افواج نے جب بھارت کو چاروں شانے چت کیا، تو پھر وہ امریکہ کو لگا کہ یہ وہ پہلوان ہے جسے ہم دودھ پلا رہے ہیں، یہ تو کسی کام کا نہیں، یہ تو میدان میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا زیادہ ذلیل ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو کیا ہے نا، اتنا زیادہ شاید جو ہم نے ان کو مارا، ان کے ایئر بیسز تباہ کیے، ان کے طیارے تباہ کیے، اتنا زیادہ ہم نے اسے ذلیل نہیں کیا جتنا ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز جو میڈیا پہ آ کے ان کو ذلیل کرتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا جو پاکستان کا دعویٰ تھا، جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کیا تھا کہ ہم نے بھارت کے 7 طیارے گرائے ہیں، اور ہم نے دیکھا گزشتہ روز جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے وہی لفظ ادا کیے ہیں کہ 7 طیارے جو بھارت کے ہیں وہ پاکستان نے گرائے ہیں۔ جہاں تک خطے غربت کی بات رہی، دیکھیں 1.5 ارب کا ملک ہے، وہاں پہ لگ بھگ کوئی 840 ملین افراد ایسے ہیں کہ جو خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، چھت نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ سوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، ان کے پاس جو واش رومز کی سہولت نہیں ہے۔ آپ ان کی دیکھیں، ان کے علاقوں کے اندر جا کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پتھر کے دور کے اندر چلے گئے ہیں۔ یہاں پہ G20 کا اجلاس ہوتا ہے بھارت کے اندر، تو وہاں پہ جو ممبئی کے علاقے ہیں جہاں پہ فلم نگری ہے، فلم انڈسٹری ہے، جسے پوری دنیا میں یہ جو کھلتا ہوا انڈیا کا چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سارے غریبوں کی جو جھونپڑیاں تھی ان کے آگے انہوں نے بڑے بڑے کپڑے لٹکا کے ان کو ڈھانپ دیا تھا۔ تو بھارت کے اندر غربت بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جو پانی کا مسئلہ ہے، پینے کے لیے پانی ان کو صاف دستیاب نہیں ہے، واش روم دستیاب نہیں ہے، وہاں پہ سکولز نہیں ہیں، آپ کے پاس عمارتیں نہیں ہیں۔ لیکن جو بھارت ہے، جو مودی ہندتوا کی جو ان کی سوچ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ خیر ہے عوام مرتی رہے، لیکن جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ یہاں پہ جیتا جھاگتا رہنا چاہیے۔ اور اب دیکھیں کہ چونکہ بہار کے اندر الیکشنز آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو یہ پورا مودی ایک پلان کر رہا ہے کہ تاکہ اس سے پہلے کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جائے۔ بہار کے اندر جو بی جے پی ہے وہ ایک بڑی جماعت تھی، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی ہمیں وہ جیتنے کی کوئی کوشش ہمیں کارآمد سامد ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہاں کی جو بڑی جماعت ہے، جو راشٹریہ دل ہے،
जनता दल है और फिर राष्ट्रीय जनता दल है, ये 2 बड़ी इस जमात बार थी। अपोजिशन जो है ये पहले भी प्रोग्राम में बात की थी कि काफी जो है वो स्ट्रांग होके इस पर आई बिल्कुल। हुई है, उसको बड़ी कड़ी तनकीद और का इस निशाना वक़्त जो बनाया है है, वो बीजेपी की जो हुकूमत है चैन वो का सांस नहीं सिर्फ़ लेने और दे सिर्फ़ रही। जो बिहार के इलेक्शंस की वजह से पाकिस्तान और भारत 2 ममालिक के दरमियान जंग पे तुली हुई है। और अगर इस बार जंग हो गई तो हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने तो बता दिया है बड़े वाशगाफ़ अल्फ़ाज़ में कि फिर हम डूबे तो आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। तो उसके बाद आप देखें जहाँ एक तरफ वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कह रहे थे जी कि हमने ख़त्म कर दिया। अब उसी जो इंडस वाटर ट्रीटी है मायदे के तहत पाकिस्तान को बता रहे हैं जी कि जो सैलाब का स्पेल आ रहा है, जिस तरह उन्होंने आगाह करना था उस ट्रीटी के मुताबिक वो कर रहे हैं। ये काफ़ी है भारत के लिए और भारत की अजीमत के लिए, लेकिन वो एक नए-नए शगुफ़े छोड़ते रहते हैं ताकि अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें। जी, बहुत शुक्रिया। जी, भारत जो है अब उसका क्या नया हथकंडा है वो भी हम देखेंगे अगले दिनों में वो क्या करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है हमारी जो पाक फ़ौज है वो भी इसके लिए तैयार है उनको इसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। इसके साथ ही कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट से अपनी मेज़बान अरूज फ़ातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।